अब इससे आगे जो रहेगी क्लास, पिछली वाली में सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या संरचना है। और आज जो रहेगा टॉपिक, वो सुप्रीम कोर्ट के काम करने के क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे, किस किस एरिया में वो काम कर सकता है, और उसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट नीचे से लेकर के और ऊपर वाले कोर्ट में कहां तक अपनी अपीलीय अधिकारिता लगा सकता है। तो ये बात तो आपको पता होगी निश्चित रूप से, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता है। अपीलीय अधिकारिता का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन के निर्णय को बदल सकता है। अगर हालांकि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगानी है, तो निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते। तो दो चीज देखनी है, एक तो पहले इसमें दो तीन टर्म यूज होंगी। एक तो डिक्री, ये दो तीन टर्म है, आप जब बीच में लिखूंगा कहीं ये कहने लग जाए कि क्या चीज है। एक तो डिक्री, एक आदेश, एक निर्णय, या फिर इसको वाद बोल देते हैं, वाद, वाद। तो ये तीन चार चीज हैं जिसकी आज यूज करना पड़ेगा। तो डिक्री, आदेश, निर्णय या वाद, ये तीन चार चीजें, इनका संबंध सुप्रीम कोर्ट्स के अनुच्छेद से कैसे रहेगा, तो वो बताना है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, एक तो डिक्री, एक आदेश, और निर्णय और वाद। यानी कि आदेश से लगाकर आप देखेंगे तो चारों का एक ही मीन्स है इनका, डिक्री, आदेश, निर्णय और वाद। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। आज जो रहेगा ये है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां कहां तक है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। तो क्षेत्राधिकार यानी कि किस एरिया में उसकी पावर लग सकती है। तो ये रहेगी हेडिंग, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उसकी शक्तियां। तो सबसे पहले तो इसका अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 131, इसमें 131 में आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ये है तुम्हारा अनुच्छेद 131। तो सुप्रीम कोर्ट के एरिया क्या हैं काम करने के। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से क्षेत्र में अपनी बात चला सकता है। तो पहले पॉइंट से एक तो ये समझना, पहला पॉइंट,
जब दो या दो से अधिक राज्य, भाई एक साइड में या तो दो राज्य हो जाएं और एक साइड में दो राज्य या तीन राज्य या चार राज्य हो जाएं और उनमें आपस में झगड़ा है। अब वो किसी भी विवाद से हो सकता है, कोई भी विवाद संबंधित राज्यों में हो सकता है। तो पहला, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच राज्यों के बीच विवाद हो तो उसका निपटारा करना, उसका निपटारा करना। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपस में विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अति उत्तम है, वही उस पर कार्यवाही करेगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकता उसमें कार्यवाही। आप एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइड में मान लो ये दो स्टेट हैं ए और बी, ये दो स्टेट हैं ए और बी एक साइड में, और एक साइड में दूसरे वाले मान लो चार राज्य हैं, भाई सी डी ई और एफ। एक साइड में ये चार स्टेट हैं। तो अगर इनमें विवाद है तो इस कंडीशन में इनका सुलझाव सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो एक कंडीशन तो ये है, ये तीन कंडीशन बनती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि एक साइड में तो केंद्र सरकार हो, यानी कि सेंटर के साथ में कोई स्टेट हो, सेंटर के साथ में कोई स्टेट हो, एक या एक से अधिक, प्लस एक से अधिक। एक से अधिक दूसरे वाले पॉइंट में आएगा ये, यानी कि सेंटर हो और एक स्टेट हो और दूसरी साइड में एक राज्य या दो राज्य हों। एक कंडीशन ये बन जाएगी, दूसरी वाली कंडीशन। और तीसरी वाली कंडीशन कि भाई और क्या एरिया हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के पैरामीटर क्या है कि कहां कहां वो सुनवाई लगा सकता है। तीसरा कि एक साइड में तो स्पेशल सेंटर ही हो, एक साइड में स्पेशल सेंटर हो और दूसरी साइड में एक स्टेट या मोर स्टेट। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे तीन कंडीशन जहां पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार रहेंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, उसका निपटारा करना। दूसरी कंडीशन में सेंटर के साथ कोई स्टेट जुड़ जाए और दूसरी साइड में एक राज्य रहे, एक से अधिक राज्य रहे। और तीसरे वाले केस में सेंटर रहे और सेंटर के साथ में एक स्टेट रहे या मोर स्टेट रहे। तो ये तीन कंडीशन बन जाती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। दूसरा पॉइंट, भाई एक तो मान लो पहला तो यही हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट रहेगा
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए यानी कि जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है सरकार के किसी बिल के द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय में पर्सनल किसी व्यक्ति के द्वारा 5 रिट लगाने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय में। आर्टिकल 32 मैंने पहले ही डिस्कस किया था ये। और हाई कोर्ट्स में अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट लगाने का अधिकार है। तो ये वही पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट 5 रिट 5 रिट का अधिकार। अब रिट मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक तरीके से एप्लीकेशन हैं जो डायरेक्ट लगाई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और मैंने पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है रिट के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स में तो हम निश्चित रूप से केवल जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसी केस में रिट लगाते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट्स की बात आती है तो किसी भी मामले में रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट्स में। तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स और 32 सुप्रीम कोर्ट। और 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि ट्रीटमेंट की बात है। जब अनुच्छेदों का या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस केस में 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर प्राप्त है। तो ये है दूसरा पैरामीटर। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट्स में आएंगे तो यही पॉइंट फिर हाई कोर्ट में रहेगा, सेम ही रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट किसी वाद पर या किसी केस पर अपनी सुनवाई देता है या उस पर अपना रिजल्ट सुनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में ये व्यवस्था है कि वो जो आपको रिजल्ट मिलेगा या आपको जो निर्णय मिला है वो लिखित मिलेगा, यानी कि उसकी एक कॉपी आपको मिलती है। आप कभी भी उस पर अमल कर सकते हैं कि भाई मुझे देखनी है दोबारा से, तो इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? तो इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट्स की तीसरा पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पॉइंट है, जो लिखित में सर्वोच्च न्यायालय लिखित में अपना ऑर्डर देता है, तो इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का होना। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का होना। अभिलेखों का होना। और अभिलेख से क्या मतलब है यहाँ? यानी कि अभिलेख से मतलब है लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य यानी कि जो आपको रिजल्ट मिला है या निर्णय पर किसी पर भी, तो उसकी फोटोकॉपी प्रति, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि, आपको मिलेगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का होना। तो इसमें क्या लिखना है? पहला तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का होना। ये अनुच्छेद 129 में की गई ये बात।
अनुच्छेद 129। और जब हाई कोर्ट में पहुंचेंगे तो पॉइंट यही सेम रहेगा, लेकिन वहां अनुच्छेद चेंज हो जाएगा, तो वहां 215 हो जाएगा। ये अभिलेखों का न्यायालय हाई कोर्ट भी है, अभिलेखों का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी है। यानी कि कोई निर्णय, ऑर्डर, डिक्री, जो भी कुछ वो दे रहा है किसी मामले में, तो वो लिखित साक्ष्य देता है, उसको बोलते हैं अभिलेखों का होना। तो इसमें आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी निर्णय पर, किसी निर्णय पर दी जाने वाली घोषणा, या और आप रिजल्ट बोल सकते हैं, यानी कि क्या ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर को लिखित में देगा। यानी कि तुम कभी भी 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल के बाद भी अगर डाटा को मांगेंगे तो वो डाटा मिल जाएगा उसी केस से रिलेटेड। इसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखों का न्यायालय होना। तो ये निश्चित रूप से तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा वाला पॉइंट, चौथा वाला नहीं, अभी इसमें एक चीज ये और रहेगी है कि जो अभिलेख मिलते हैं, यहाँ पर दो बात करेंगे। एक तो सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो पहला है सिविल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जैसे सिविल में क्या रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बिल पर अपना रुझान दिया है, अपना ऑर्डर दिया है, अपना निर्णय दिया है किसी बिल के ऊपर। अगर पब्लिक उसको नहीं मानती है, अगर पब्लिक में उस बात का अमल नहीं होता है, कि पब्लिक उस बात को नहीं मानती है, तो उस पर सिविल कंटेम्प्ट, इसको बोलते हैं दीवानी, सिविल को क्या बोलते हैं, दीवानी। तो सिविल कंटेम्प्ट का केस चलेगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सनल जज के बारे में, जिसने वो ऑर्डर दिया है, या पर्सनल किसी जज के बारे में कोई गलत बात बोलता है या उसकी ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उस पर फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलेगा। यानी कि सिविल वाले में और क्रिमिनल वाले में बस एक डिफरेंस ये हो जाएगा कि सिविल वाले में जब रूल को नहीं मानते हैं तो वो सभी के ऊपर चलेगा, जितने भी रहेंगे, 2, 4, 5, 10, 20, जहां पर भी विरोध रहेगा तो उस पर चलेगा। लेकिन क्रिमिनल वाले में हो जाएगा कि जो पर्सनल कोई व्यक्ति किसी जज को या किसी वकील को गलत बात बोलता है उस बिल के ऊपर, तो वहां पर फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कंडीशन बन जाएगी। तो 2 लाइन लिखेंगे तो आप इसमें ऐसे लिखना, इसमें इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का
उल्लंघन होता है उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति पर सिविल कंटेम्प्ट चलेगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति पर्सनली किसी जज के बारे में अनुचित बात करता है तो वहां उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कंडीशन रहेगी। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे इसके अंदर। एक तो आर्टिकल 131 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ कवर उसकर कौन कौन सी कंडीशन में अपनी बात रख सकता है। तो ये 3 तो केस बताए थे कि किधर कोई स्टेट रहेगा किधर सेंटर रहेगा, तो ये 3 केस बनते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के हनन या उल्लंघन को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट का अधिकार और हाई कोर्ट में 226। और तीसरा वाला, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना। एक और ये कर लेना यहाँ बीच में, ये आ जाएगा तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना। अभिलेखों का न्यायालय होना यानी कि जो ऑर्डर मिलेगा वो लिखित मिलता है अभिलेखों के माध्यम से। और 2 बताएं इसमें, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये 3 पॉइंट हो गए ये। इसके बाद में जो अगला वाला पॉइंट रहेगा, इसमें आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहां कहां पर अपनी अपील लगा सकता है। हाई कोर्ट में लगा सकता है या नहीं, अधीनस्थ न्यायालय जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं तो उनमें लगा सकता है या नहीं अपनी अपीलीय अधिकारिकता। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायालय की
अपीलीय अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता। और अपीलीय का मतलब क्या है? यानी कि ऑर्डर को दोबारा से सुनाना। जब ऑर्डर से संतुष्ट ना हो, जब अपीलीय का मतलब क्या है? जब उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश डिक्री वाद बाद जो होते हैं बाद से संतुष्टि ना मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अधिकारिकता। तो ये हो जाएगा पहला, यानी कि अपीलीय अधिकारिकता कहाँ कहाँ है। तो इसमें एक तो लिखना आप कि सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सी कंडीशन में अपील कर सकता है। तो पहला एक तो दीवानी, फौजदारी और केंद्र सरकार की विधायी शक्तियां से संबंधित। तो एक तो आता है इसमें दीवानी मामलों में, दीवानी मामलों में। दूसरी फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामलों में। जिस जब क्लास स्टार्ट की थी पॉलिटी की, तो ये खूब ठीक ढंग से समझाए थे कि दीवानी और फौजदारी में क्या डिफरेंस है। खूब चार चार पांच पांच पॉइंट बताए थे। तो फौजदारी मामलों में पहला दीवानी मामलों में, और तीसरा है केंद्र सरकार की केंद्र सरकार के विधायी मामलों में। या केंद्र सरकार के या केंद्र सरकार के या केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक विषयों पर, संवैधानिक विषयों पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता है कि इस वाले एरिया में ये अपनी अपीलीय अधिकारिकता लगा सकता है। तो बारी बारी से पॉइंट पर इन पर हम काम करेंगे। तो पहला वाला, दीवानी मामले कैसे होते हैं? जहां पर
व्यक्तिगत संपत्ति से रिलेटेड मामले जाते हैं। अगर व्यक्तिगत संपत्ति जो चल संपत्ति होती है तो चल संपत्ति वाले मामले दीवानी मामले होते हैं, दीवानी कोर्ट में जाते हैं। अगर संपत्ति के साथ साथ में मारपीट का भी झगड़ा है तो फिर वो फौजदारी मामलों में जाते हैं और फिर वो केंद्र सरकार के विधायी मामले हो जाएंगे, यानी कि विधेयकों से संबंधित। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकारिता हैं। तो पहले दीवानी मामलों में ए जब किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी दीवानी केस में जब किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी दीवानी केस में जब किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी दीवानी केस में या उसके आदेश या डिक्री या बाद बाद पर सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता अपीलीय अधिकारिता यानी कि उस केस में उच्च न्यायालय के निर्णय से या डिक्री से संतुष्ट ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपीलीय शक्ति प्राप्त है, यानी कि वो उस पर अपील के लिए दोबारा से इजाजत दे सकता है। दूसरा पॉइंट दो, इसको आप ए और बी में रखें क्योंकि एक तो पहले ऊपर आ चुका है। तो ए पॉइंट ये है ए, यानी कि ये दीवानी मामलों में। बी देखते हैं फौजदारी मामलों में। फौजदारी मामलों में तो इसमें आता है जब किसी हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायाधिकरण, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या कोई और न्यायाधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को, भाई उसको सजा तो मिलनी थी 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल की, लेकिन उसको मृत्यु दंड का केस सुना दिया है कि भाई इसको मृत्यु दंड होगा, हालांकि उसको सजा ऐसी नहीं होनी थी। तो ऐसे केस में उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है कि भाई ये केस मेरे पर जो लगा है ये ठीक नहीं लगा है। हाई कोर्ट और तुम्हारे अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए निर्देश, डिक्री, आदेश से किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से सजा सुनाई गई है तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपीलीय अधिकारिकता प्राप्त है, यानी कि उस केस को बदलवाया जा सकता है जो हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के द्वारा सुनाया गया था। तो इसमें पहला पॉइंट, जब किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण
के द्वारा के द्वारा दिए गए डिक्री आदेश निर्णय वाद के द्वारा अनुचित कोई मृत्युदंड का मामला में सुप्रीम कोर्ट में अपील की आधिकारिकता है। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि जब कोई अनुचित दंड दिया गया हो, भाई होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन इनमें से किसी भी न्यायालय ने ऐसा कर दिया है, तो उस वाली कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील के लिए, उसमें निश्चित रूप से अपील की जा सकती है। तो दूसरा वाला पॉइंट है भाई बी में, एक तो पहला वाला हो जाएगा फौजदारी मामले में, दूसरा और क्या हो सकता है, ये बी में पहला वाला, आप बी में ये पहला कर लीजिए, बी में फर्स्ट। दूसरा, जब जब किसी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में, देखो ये दूसरा वाला पॉइंट पहले बता देता हूं कि कोई केस जब या तो उच्च न्यायालय में चल रहा हो हाई कोर्ट्स में, या वो सबॉर्डिनेट कोर्ट में हो, और या फिर किसी और न्यायाधिकरण में हो, तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को जो दंड दिया गया है वो अनुचित दंड है, भाई नहीं देना चाहिए था उसको, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर प्राप्त है कि वो उस मामले को अपनी तरफ खींच सकता है बोल करके कि भाई ये मामला मेरे पास आना चाहिए। तो जब किसी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में या न्यायाधिकरण में चल रहे लंबित मामले लंबित मामले यानी कि जो पहले से चल रहा हो, लंबित मामले में अपनी ओर लाना, यानी कि फिर उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये दूसरा वाला पैरामीटर हो जाएगा फौजदारी मामले में। ये तो हो गए तुम्हारे दीवानी और फौजदारी, और ये सेम जो केंद्र सरकार के विधायी मामलों में होता है। तीसरा वाला, ये चार हो गए, पांच है। पांचवा है तुम्हारा अनुच्छेद 136,
अनुच्छेद 136 के तहत चल रहे मामले वो कहीं भी हो सकते हैं। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या और कोई न्यायाधिकरण, या और कोई न्यायाधिकरण, या और कोई न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता। ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बस यही एक थोड़ी सी हार्ड चीज है कि जो इसके दीवानी और फौजदारी मामले हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जितने भी प्रावधान हैं आसान से ही हैं, बस इनमें ही थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये 136 के यानी कि अनुच्छेद 136 में ऐसा प्रावधान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता नीचे वाले जितने भी न्यायालय हैं सब में चलेगी। तो ये हो जाएगा पांचवा। छठवां पॉइंट, छठवां छठवां पॉइंट रहेगा तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सैनिक न्यायालय जो इसके अंदर, सॉरी ये तीसरा और चौथा रहेगा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रहेगा। ये चेंज करो इसको एक मिनट, ये 5 और 6 नहीं रहेगा। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो सैनिक न्यायालय हैं यानी कि जो हमारे सेना के न्यायालय हैं उनको छोड़कर, छठवा वाला जो, सॉरी ये चौथा वाला पॉइंट है, ये कहता है कि जो सैनिक न्यायालय हैं उनको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता हर क्षेत्र में है। तो इसलिए इसमें सैनिक न्यायालय का यानी कि सैनिक न्यायालय की तरफ इशारा किया गया है चौथे वाले पॉइंट पर। यानी कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर अपीलीय अधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट की हर क्षेत्र में है, चाहे नीचे वो फिर कोई सा भी कोर्ट हो सकता है। तो सैनिक न्यायालयों के अलावा, सैनिक न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता। तो ये है तुम्हारा पांचवा पॉइंट। अब इसके बाद जो फिर अलग पॉइंट है उसको अगले पेज से करेंगे, वो इंपोर्टेंट भी है। आर्टिकल 143 है वो, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। तो आप देख सकते हैं एक बार इसको कि सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता कहां कहां तक है।
ये 132 अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता। अनुच्छेद 132, आर्टिकल 132 और 131 में सुप्रीम कोर्ट्स की शक्तियां और क्षेत्राधिकार है। 131 वाले में, 132 में ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट्स की अपीलीय अधिकारिकता, और 129 में सुप्रीम कोर्ट्स का न्यायालयों का यानी सॉरी की अभिलेखों का न्यायालय होना। और बाकी ये सब पैरामीटर्स हैं अपीलीय अधिकारिकता के। तो तीसरे वाले पॉइंट से अगले पेज से चलते हैं। अब डालो पांचवा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। ये है तुम्हारा, पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद में समझाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति, सॉरी ये अपीलीय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की पुनः जांच की पुनः जांच की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। ये तो पहले भी 2-3 बार करवा दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट्स के पॉइंट्स में आता है तो फिर दोबारा ही हो रहा है। ठीक है जी। तो ये है तुम्हारा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137, इसको क्या बोलते हैं? ज्यूडिशियल रिव्यू। ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू, अनुच्छेद 137। और ये व्यवस्था यूएसए से ली गई है, यूएसए से, यूएसए से ली गई है। तो ये होती क्या है? जब या तो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई बिल बनाया जाता है। भैया बिल का स्वरूप क्या होता है? अगर सेंटर में बन रहा है तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन के लिए। तो निश्चित रूप से मोटे तौर पर वो वहीं पर खत्म हो जाता है कि भाई बिल तो बन ही गया है। लेकिन एक लास्ट वाली स्टेज जो बचती है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी जांच जरूर करता है कि बिल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट भी बिल को कैंसिल कर सकता है। जो एक बार अभी फिलहाल में जो एलजी वाले केस में दिल्ली वाली गवर्नमेंट में जो अरविंद केजरीवाल वाली सरकार थी, दिल्ली केस में जो एलजी को पावर दी गई है, तो जैसे ये कानून तो भाई लेकर के आए थे केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो थोड़ी बहुत शक्ति थी मुख्यमंत्री के पास, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया गया था। तो केंद्र सरकार इसको लेकर के आई थी एलजी को ज्यादा पावर दिलाने के लिए। अब इस पर जब सुप्रीम कोर्ट्स ने अपना
पुनः रिव्यू किया था, दोबारा से जांच की थी, तो इसको फिर गलत ठहराया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई ये बिल ठीक नहीं है। हालांकि वो बात अलग है, केंद्र सरकार ने उस बात को नहीं माना था, डिनाई कर दिया था। हालांकि ये रूल जो था, ये बिल था, ये पास हो गया था, एलजी के पास पावर जो फिलहाल में आ गई है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल पर अपनी अपीलीय सॉरी पुनः जांच की शक्ति प्राप्त है, किसी भी बिल पर, या फिर वो राज्य का हो या फिर वो केंद्र सरकार में हो, सभी जगह पर उस पर उसको जांच की शक्ति प्राप्त है। वही जांच कर सकता है, गलत है तो फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो यह जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 137 यूएसए से ये व्यवस्था ली गई है, जो उपराष्ट्रपति वाली है। उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया है? यूएसए से। तो सर्वोच्च न्यायालय की पुनः जांच की न्यायिक शक्ति, तो स्टेट प्लस या तो फिर आप केंद्र में, केंद्र के बिल या राज्य के बिल, दोनों पर जांच की शक्ति प्राप्त है। तो ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय, भाई जो किताब वाली लैंग्वेज है उसको एक बार पहले लिख देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शीय, एडवाइस बोलते परामर्शीय, यानी कि परामर्शीय न्याय निर्णयन, यानी कि न्याय के ऊपर क्या निर्णय है, न्याय निर्णयन। तो ये है तुम्हारा 6वां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शीय न्याय निर्णयन। इसको बोलते हैं अनुच्छेद 143, सबसे ज्यादा बार भी ये पूछा गया है। तो ये तुम्हारा कौन सा है? अनुच्छेद 143। अब क्या होता है अभी बताएंगे 1 मिनट में। कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श का मतलब यानी कि एडवाइस किस रूप में देता है। तो जैसे भाई सेंटर में कोई विधेयक बना, तो सबसे पहले भाई मान लो भाई वो लोकसभा में चला गया। अब बहुमत की सरकार है तो निश्चित सी बात है लोकसभा से वो प्राप्त सॉरी लोकसभा से पास हो ही जाएगा। लोकसभा के बाद अगली सीढ़ी कौन सी आएगी? फिर वो राज्यसभा से पास होगा। और जब राज्य सरकार नहीं सॉरी राज्यसभा भी उसको पास कर देगी, तो फिर तीसरी सीढ़ी कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। लेकिन जब यहां पर आकर के मान लो वो विधेयक रुक गया प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, भाई राष्ट्रपति ने मान लिया भाई ठीक है बिल, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, यानी कि उस पर सलाह लेनी चाहिए कि भाई वो सलाह किस रूप में देता है। भाई लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने कर दिया साइन। अब अभी जो आर्टिकल 143 है ये यहां से स्टार्ट होता है, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इस विधेयक पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। भाई वो सलाह चाहे वो कुछ भी दे, या वो बिल को गलत बताए या सही बताए, वो अलग बात है। तो जब राष्ट्रपति उस बिल को या उस बिल पर सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट का परामर्श लेता है, तो उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। अब ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है सरकार के लिए या नेगेटिव रिजल्ट देता है, वो बात अलग है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट वो कोई भी दे, उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन राष्ट्रपति उस बात को माने या ना माने इसके ऊपर है। भाई लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति के पास गया, यहां से आर्टिकल स्टार्ट होता है ये। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ले लेनी चाहिए इस वाले विधेयक पर, और उसने पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी रिजल्ट दिया है, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस बात को लेकर कि उसकी बात को, सुप्रीम कोर्ट वाली बात को वो माने। वो नहीं भी मान सकता, वो बात अलग है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी बिल पर या किसी भी विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना। वो सलाह जो होगी उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, कि भाई जरूरी नहीं है उस बात को वो माने, उस सलाह को नहीं भी मान सकता है। तो ये है तुम्हारा आर्टिकल 143। लिखना चाहें तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगता है और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी सलाह देता है, अपनी सलाह देता है, वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो सरकार के लिए, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई गलत है, इस पर ऐसा सुझाव होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति उस बात को मान भी सकता है, नहीं मान सकता, वो उसके ऊपर है। तो सलाह के मामले में उस सलाह को मानने, गलत लिख दिया ये, सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 143। लास्ट वाला 7, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक व्याख्याकर्ता, संवैधानिक व्याख्याकर्ता, व्याख्याकर्ता सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक व्याख्याकर्ता, सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक व्याख्याकर्ता।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक मामले में अपने जो वो निर्णय देता है या वो कोई डिक्री सुनाता है या रिजल्ट सुनाता है किसी वाद में किसी केस में, तो वो जो सुनाता है वो अंतिम होता है, यानी कि उससे ऊपर फिर और कोई नहीं है सुनाने के लिए, या फिर उसकी जो बात बताई है जो उसने निर्णय दिया है उसके निर्णय को फिर और कोई नकार नहीं सकता। वो अंतिम व्याख्याकर्ता होता है किसी भी बिल पर, वाद पर, डिग्री पर। तो सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक व्याख्याकर्ता या फिर अंतिम व्याख्याकर्ता। तो आप लिखेंगे तो इसमें ऐसे लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का किसी संवैधानिक विषय पर निर्देश अंतिम होता है। और अंतिम व्याख्याकर्ता और अंतिम व्याख्याकर्ता। यानी कि किसी भी संवैधानिक मामले में ये अंतिम व्याख्या कर सकता है। व्याख्या का मतलब उस पर अपना कोई रिजल्ट सुनाना या कोई बात मनवाना, तो फिर वो अंतिम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो ये अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का भी संरक्षक होता है। एक पॉइंट इसमें और कर लेना ऐड, सर्वोच्च न्यायालय नोट डाल करके सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक होता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक करता या फिर बचाव करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे हिसाब से अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। एक चीज ये और लिख लेना कि जो कल वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने जो इस साइड में 2-3 क्वेश्चन लिखाए थे, तो उसमें पहले 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो पता नहीं पड़ा था या फिर याद नहीं रहा था, वो एक अलग बात है। तो उन 2 जो रहे थे पहले पहले वाले, पहला और दूसरा जो वहां लिखवाए थे उनका आंसर लिख लीजिए। कि पहला, जब चीफ जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1774 में 73 की रेगुलेटिंग एक्ट से, तो उस टाइम पर चीफ जस्टिस कौन बना था और उससे अलग जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन थे? तो 4 बनाए गए थे, एक चीफ जस्टिस, एक मेन और उसके अलावा 3 न्यायाधीश। तो उनको लिख लीजिए। दूसरे वाले पेज में, तीसरे में, चौथे में लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम चीफ जस्टिस, तो ये बनाया गया था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। तो ये मेन था चीफ जस्टिस। जो अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे, अन्य न्यायाधीश, 1774 की बात चल रही है ये सब। तो ये 3 थे और ये एक ही है, हालांकि ये तो एक अब भी है फिलहाल में भी।
और अब सुप्रीम कोर्ट की कैसी संरचना है जजों की? 1+33, लास्ट अमेंडमेंट 2019 में किया गया था। तो ये था तुम्हारा एक तो चेम्बर्ड, एक तो चेम्बर्स, एक हाइड, और तीसरा था लिमेस्टर। तो ये 3 न्यायाधीश बनाए गए थे और एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी। अब आपका ये कंप्लीट है सुप्रीम कोर्ट। कल से हाई कोर्ट करेंगे। ये आज कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।